सो हमारा जो मेन मोटिव ये था कि चूँकि इस विद्यालय में मैं नहीं आया था, तो एक एम था कि एक बार डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाने से पहले आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लिया जाए और जो आप लोगों के जो प्रश्न हैं उन सब का उत्तर हम लोग दे दें। सो जनरली ये होता है कि जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में रहते हैं, 12th के कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। 11th के 11th वाले जो हैं वो हाथ खड़ा करें अपना। 10th वाले, 9th, तो ज़्यादातर 9th के यहाँ पे हैं। सो जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में जाते हैं तो आगे का जो कैरियर ऑप्शन है कि आगे जाके हम क्या बनना चाहते हैं, वो उसका जो पहला डिसीज़न है वो हम लोग क्लास 9th में लेते हैं कि आगे चल के मुझे क्या बनना है। जैसे जब मैं क्लास 9th में था तो ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ना है और इंजीनियरिंग करना है और आईआईटी का तैयारी करना है। तो ये मैं क्लास 9th में डिसाइड किया था। इसके तहत जो है तैयारी भी और थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। सो हमारा ये एम ये था कि आकर के आप लोगों से थोड़ा बातचीत किया जाए और आप लोग को अगर अपने कैरियर में जाके आगे क्या करना है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो उस पर क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि आगे चल के कैसे बनते हैं या कैसे उस चीज़ को क्लियर करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आए उसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे। किसी ने पूछा था कि इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले क्या क्या थॉट था। तो जो आईएएस जो बनते हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू बनते हैं। जब आप अपना इंटर करते हैं, 12th का एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट ऑल इंडिया लेवल पे कराती है। तो उसमें 3 लेवल होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, मेंस क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। सो इंटरव्यू जाने से पहले ज़्यादा तो ऐसे ख्याल नहीं था, बहुत ऐसे नर्वस होती है क्योंकि आप बहुत बड़े बोर्ड को फेस कर रहे होते हैं और आपको पता रहता है कि हाँ इसके जो मार्क्स होंगे इस पर बहुत हद तक आपका रिजल्ट भी डिपेंड करेगा। सो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा नर्वसनेस रहता है। लेकिन जैसे जब मैं 2019 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दे रहा था, तो जब पहला इंटरव्यू था तो उसमें ये था कि चलो ये पहले एग्जामिनेशन में ही मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो जो भी जैसे भी मार्क्स आएंगे उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्लियर हो या ना हो उस पर ज़्यादा जोर नहीं था। बस ये था कि इंटरव्यू को अच्छे से अच्छे जो मन में आता है वो जाके वहाँ अच्छे से बता देना है। तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यू बोर्ड बहुत कोशिश करता है कि आप नर्वस ना हो, आप कंफर्टेबल रहें और क्लियरली वो बताते हैं कि जो आपका जो नॉलेज है वो ऑलरेडी मेंस जो सेकेंड लेवल है उसमें टेस्ट हो चुका है। तो इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, वो आपके नॉलेज पे आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करते। मतलब अगर आप कोई आंसर, आपको कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलने के सर मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है, तो उस चीज़ पे आपके मार्क्स नहीं कट करते हैं। तो ये जो बोर्ड है वो आपको बताता है। उसके बाद भी थोड़ा नर्वसनेस रहता है, लेकिन मन में मेरा ये हमेशा से रहा है कि इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो अच्छे से बस इंटरव्यू देंगे और जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर हम क्या करें, इस टाइप का जो नेगेटिव ख्यालात थे उसको दिमाग में मैं आने नहीं दिया। और बेसिक मेडिटेशन और योगा का एक परिणाम होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप थोड़ा काम होते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड में जस्ट जाने से पहले थोड़े 10-15 जो है वो डीप ब्रीदिंग मैंने किया था और टाइम देखा था कि मेरा 12:10 है, तो वहाँ जाके गुड आफ्टरनून बोलो, गुड मॉर्निंग ना बोलो। तो ये थोड़ा चीज़ें दिमाग में थी। ऐसे इन जनरल ज़्यादा ऐसा कुछ जो है वो दिमाग में नहीं था। दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि कैसे मैं कंसंट्रेट करता था पढ़ते समय। किसने पूछा ये सवाल? सो जनरली ये होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो अटेंशन स्पैन कहते हैं वो ह्यूमन बींग्स का बहुत कम होता है कि आप पढ़ाई करेंगे आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते? पढ़ाई करते करते ऐसे मन करता है कि थोड़ा खेल ले या उठ के घूमने चले जाए या फ़ोन यूज़ कर ले। तो ये डिस्ट्रैक्शन
हमेशा होता है। या सोशल मीडिया अकाउंट्स कितने लोगों का है? कितने लोग फेसबुक पे हैं? व्हाट्सएप पे तो होंगे, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आम बात है। अब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे दोस्त लोग जो IIT बॉम्बे से थे वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, वो अपना फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते थे, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। तो मैं ये डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा। तो फेसबुक मैंने बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे DP हटा दिया ताकि किसी को लगे नहीं कि मैं व्हाट्सएप थोड़ा ज़रूरी कभी कभी हो जाता था तो मैं था, लेकिन किसी का रिप्लाई ज़्यादा नहीं करता था। तो मैं जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो वर्चुअल प्रेजेंस कहते हैं कि आप ऑनलाइन मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसको मैं मिनिमाइज़ कर लिया ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम हो। और दूसरा बात कि ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ये एकदम थंब रूल है कि डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो उसको अब मैनेज कैसे करना है। तो मैं क्या करता था कि जो स्टॉप वॉच होता है वो सामने रखता था और उसमें 45 या 50 मिनट्स का मैं टाइमर लगा देता था कि दिमाग को ये कहता था कि मैं 50 मिनट अच्छे से पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूँगा। तो 50 मिनट कोशिश करता था कि कुछ और ख्यालात जो हैं वो बाहर के नहीं आए। अगर मन करे कि किसी से बात करना है या कुछ और करना है, तो मैं दिमाग को कहता था या अपने आप को कहता था कि ये 50 मिनट के बाद वो चीज़ें मैं करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको, और फिर 50 मिनट बाद आपको खुद याद नहीं रहेगा कि एक्चुअली में क्या करना चाह रहे थे। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको मिनिमाइज़ करना है, चाहे वो आपका 10th का एग्जामिनेशन हो, जो आपका पहला एग्जामिनेशन जो आप फेस करेंगे वो 10th का होगा, फिर आप 12th का एग्जामिनेशन फेस करेंगे। तो ये सब एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका जो कॉलेज है, जो ग्रेजुएशन के लिए आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे वो आपको अच्छा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे स्मिता जी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका 12th का मार्क्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, और प्लस उनका एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। तो तैयारी आपका अभी से स्टार्ट हो जाता है जब आप क्लास 9th में। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करना है उसको सीखना आपको अभी से चाहिए। जैसे कि आप टाइमर लगा दिए, या सोशल मीडिया प्रेजेंस को कम कर दिए, या जो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें उसको कम से कम कर दिए। जैसे कि मैं दिल्ली में रहकर तैयारी करता था, लेकिन दिल्ली के जो बहुत ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस हैं उसको मैं ऑलमोस्ट 3 साल में कभी गया नहीं, विजिट नहीं किया, मार्केट में कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस में जहाँ भी टाइम जा रहा है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और फिर इसका और सब तरीका भी है। जैसे मैं टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे 7 से 9 पढ़ना है, फिर 10 से लेकर के 1 बजे तक पढ़ना है, 3 से 5 पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ना है, फिर 9 से 11 पढ़ना है। तो ऐसा टाइम टेबल बना दिया था हर दिन का। फिर उसमें लिखता था कि एक्चुअली मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक आपके पास खुद का असेसमेंट रिपोर्ट रहेगा कि ये दिन भर में मैंने क्या किया और मेरा टाइम कहाँ गया। तो ये ज्ञान अगर आपको रहता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो आपका डिस्ट्रैक्शंस, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप दिन में 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपने 9 घंटे बर्बाद किए, तो आप हो सकता है दूसरे दिन संभल जाए, दूसरे दिन पढ़ाई अच्छे से करें। तो एक जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग का पार्ट आता है कि आप प्लान अच्छे से करें, दिन में देखें कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, फिर एक हफ्ते में उसको एनालाइज करें कि कितने घंटे पढ़ाई किए। जैसे मेरा जो टारगेट होता था वो रहता था कि तैयारी के दौरान कि 60 घंटे पढ़ने का हफ्ते में। अभी का जो आपका प्लान है वो होना चाहिए 2 घंटे का, कि आप दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो 2 घंटे मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। कोई स्कूल में मैं बता रहा था कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे आप सोते हैं, है ना। फिर अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आपके पास स्कूल का अगर आप 5-6 घंटा हटा दें और 8 घंटे आप सोते हैं, 8 से 14 अगर मानो घंटे हुए, और फिर 2 घंटा आप पढ़ाई करते हैं, 18 घंटे, तो भी आपके पास जो है इनफ टाइम ऐसा रहेगा जिसमें आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है वो समय का जो इज्जत करें, उसको रिस्पेक्ट करें, और एक अच्छा प्लान और एनालिसिस करते हुए आप पढ़ाई करें। तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आई विल डू फॉर पुअर स्टूडेंट। हाँ, कि मैं जो गरीब जो छात्र छात्राएं हैं उसके लिए जब आगे चल के मुझे वैसा पोजीशन मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं
तो आप छात्रों के लिए क्या करेंगे? तो अगर हम लोग शिक्षा विभाग को अगर देखें तो पहले के मुकाबले बहुत जगह उन्नति भी हुई, बहुत जगह उसका जो स्टेटस है वो थोड़ा डिग्रेड भी हुआ। सो इसमें अगर देखें तो सरकार जो है बहुत इसमें राशि पूंजी खर्चा करती है। अगर इन जनरल एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जो अपने शिक्षक तो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट टीचर्स और गवर्नमेंट टीचर्स के बीच में, तो गवर्नमेंट टीचर्स का जो सैलरी होता है वो प्राइवेट टीचर्स से कहीं ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी पैसे खर्च करती है, फिर जो ओवरऑल बजट होता है उसमें भी एजुकेशन में अच्छा खासा जो एलोकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो सबसे पहला तो कोशिश ये रहेगा जो भी सरकार की नीतियाँ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि शिक्षक जो है वो स्कूल आए, वहाँ आ रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं वो देखना। इसके अलग अलग माध्यम में इसमें जो है इंस्पेक्शन होता है। फिर बहुत डिस्ट्रिक्ट में कुछ इनोवेटिव मॉडल भी है जिसमें वो ऑनलाइन अटेंडेंस भी टीचर्स का लेते हैं। फिर है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास आ रहे हैं कि नहीं। फिर जैसे कोविड के टाइम पे 2 साल तक लोग क्लास नहीं आए तो उनका पढ़ाई फिर रेमेडियल क्लासेस कैसे अरेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें देखना। प्लस जैसे जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहता है, तो वो सब जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से जो लास्ट स्टूडेंट्स है वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, इसको जो है वो इंश्योर करना हुआ। तो ये जो पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा कि वो सारे सरकारी स्कूल में जा कर के, जैसे यहाँ पे आकर के मैं आप लोगों से बातचीत किया, उसी तरह से जो भी मेरा फील्ड रहेगा वहाँ जाके मैं देखूँगा कि वहाँ पे लोग अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ जो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो उन तक पहुँच रहा है कि नहीं। फिर दूसरा ये रहेगा कि कुछ अपने एरिया को देखते हुए वहाँ पे कुछ एक यूनिक सॉल्यूशन लेके आए। जैसे काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू ये सब इंश्योर करती है कि लर्निंग जो आउटकम है, जैसे आप क्लास 9th में पहुंच गए लेकिन क्लास 9th के लेवल का आपका एजुकेशन है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग लर्निंग टेस्ट होते हैं। तो वो सब कंडक्ट करा के मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो पढ़ाई का जो लेवल है वो सरकारी स्कूल में अच्छा रहे। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें बहुत बार क्या होता है कि प्रॉफिटेरिंग में लग जाते हैं, मतलब उसे मुनाफा कमाने लगते हैं। इंडिया में ऐसा अलाउड नहीं है, तो उसको भी इंश्योर करना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है वो एक धंधा की तरह ना रहे, वहाँ पे शिक्षक वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा रहे और वहाँ पे एक सामाजिक जो कार्य है वो किया जा रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना। तो ये सारे चीज़ों पे जो है मैं वो ध्यान रखूँगा। फिर इसमें और सब चीज़ें भी हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो NGOs होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका हेल्प लेकर के जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उन मदद जो है वो सरकारी स्कूल्स में वो प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर एक ने पूछा है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो IAS बन सकते हैं कि नहीं। किसने पूछा ये सवाल? ज़रूर बन सकते हैं। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे 180 IAS ऑफिसर्स हर साल बनते हैं, उसमें से काफ़ी लोगों का जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रामीण होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो UPSC कंडक्ट कराती है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो यहाँ पे किसी और बॉडी या किसी और लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। सो एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन को आप फेस करिए। उसके लिए जो उसका सिलेबस है, जो किताबें हैं उसको पढ़ें। और जैसे UPSC के लिए ज़रूरी, किसी ने पूछा कि क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, तो जो भी आपका क्लास 9, 10th में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारा चीज़ ही UPSC के सिलेबस में भी कवर हो जाता है। सो जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर बाद में आप इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, इस सारा का सारा चीज़ जो है वो UPSC का जो है ऑलमोस्ट सिलेबस होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाई करना रहता है। प्लस इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ होता है कि समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। सो ग्रामीण क्षेत्र से हैं
इससे आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, ये आपका एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि और जो शहरी शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ये सब उनको समझने में उनको दिक्कतें भी होती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जैसे मैं ये पाया कि इसमें मेरा थोड़ा एडवांटेज रहा कि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से जो है वो मैं उस क्वेश्चंस को मैं आंसर उत्तर दे पाया। सो जो अगर आपका बैकग्राउंड जो भी है उसमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो आईएएस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है उसका जो सिलेबस है उसको अगर आप अच्छे से करते हैं